ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था, इसके पहले वाले वीडियो में कूलाम का नियम, कूलाम के नियम तक हमने पढ़ाया था। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि कूलाम का नियम तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैद्युत आवेश, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, आवेशों के गुण, आवेश कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद दो आवेशों के बीच बल, कूलाम का नियम, ये सब हो गया था। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम होता है। कूलाम के नियम ने क्या बताया कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से क्रमशः r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक ना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कूलॉम कांस्टेंट C बोलते हैं। इसका वैल्यू 9.0 गुणे 10⁻9 होता है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻−12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है ना। तो ये सब कांस्टेंट है, इनका वैल्यू आप लर्न किए रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम ने ये बताया कि जो बल लगता है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ ना। क्वेश्चन ये है हमारा कि +1.0 गुणे 10⁻−2 कूलाम एक आवेश है ना, तथा -1.0 गुणे 10⁻4 कूलाम। एक आवेश हमारा है इतने कूलाम का और दूसरा आवेश हमारा है इतने कूलाम का। हम कूलाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है, जो कि एक दूसरे से 0.0001 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1.0 गुणे 10⁻1 2 3 4 -4, ये लिखा जाएगा ना मीटर, यानी इनके बीच की दूरी 1.0 गुणे 10⁻4 मीटर है। ठीक, अब फिर इसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और ये ज्ञात करेंगे कि इन आवेशों का मतलब इन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पर कितना बल लगता है और कैसा बल लगता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या है 9.0 गुणे 10⁻9 और फिर उसके बाद Q1 Q2 111। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद ये -4 -2 कितना हो जाएगा, -2 -4 अपॉन आर स्क्वायर 1.010 - 4 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 1 जा 9, देखो 4 2 6 माइनस में है, 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा, 10 के पावर 10⁻3 बटे 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 4 दूनी 8 10⁻−8 हो जाएगा, बराबर -9 गुणे 10⁻3। अब ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻8 बराबर -9 गुणे 10⁻11 न्यूटन, क्योंकि हमने बल याद किया, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। इतना न्यूटन का बल लगता है। तो इतना न्यूटन का बल लगता है। एक मैं शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। अब इसके बाद में बताऊंगा कूलाम के नियम के आधार पर। कूलाम का नियम तो हो गया दो आवेशों के लिए। अब अगर बहुल आवेश हो तो, बहुल आवेश का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आवेश हो, 2 से ज़्यादा आवेश हो ना, तब क्या होगा, तब कैसे नियम लगाया जाता है। देखिए, जो बहुल आवेश होता है तो बहुल आवेश होने पर प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर कुछ न कुछ बल आरोपित करते हैं, जिससे उनका परिणामी बल शून्य नहीं हो पाता है। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे एक आवेश यहाँ पर हमने लिया Q1, दूसरा यहाँ पर लिया Q2,
तीसरा यहाँ पर लिया Q3, चौथा यहाँ पर लिया Q4 और लास्ट वाला यहाँ लेते हैं Qn। फिगर आप लोग बना लीजिएगा ना, ठीक है। तो Q1 के द्वारा Q2 पर, Q1 के द्वारा Q3 पर, Q4 पर, Q5 पर, Q6 पर, इसी प्रकार से Qn पर कौन सा बल लगेगा। Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगता है, इसके बीच की दूरी R12 होता है। Q1 से Q4 के बीच की दूरी R14 होता है। Q1 से Q3 के बीच की दूरी R13 होता है। Q1 से Qn के बीच की दूरी R1n होता है, ठीक है ना। अब हम सभी के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है हमारा हेडिंग, क्या हो जाएगा, बहुल आवेशों के कारण बल, यही है ना, बहुल आवेशों के कारण बल। जब दो आवेश था तब क्या था, और अब बहुल आवेश हो गए हैं, तो अब जब अब बहुल आवेश हो गए हैं तो अब क्या होगा, बहुल आवेशों के कारण बल। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सब पर कूलाम का नियम लगा देते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि हम एक पॉइंट O मान लेते हैं ना, O, ठीक है। O मान लेंगे तो सबके लिए ये क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से O बिंदु से ये बन गया हमारा एक सिस्टम, आवेशों का निकाय बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया, आवेशों का निकाय बन गया। अब जो है, अब हम कूलाम का नियम सब में लगाएंगे और लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो कैसे होगा, Q1 पर Q2 के द्वारा Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है ना। Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल। अब ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सिस्टम को बनाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, माना n आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 ... Qn, जो कि एक दूसरे से परस्पर R12, R13, R14, R ... दूरी पर रखे गए हैं। यह बहुल आवेश होते हैं और इनके कारण Q1 पर लगने वाला बल निम्न तरीके से ज्ञात किया जाएगा कूलाम के नियम से, ठीक है। Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, इसको किससे दर्शाएंगे, F12 से दर्शाएंगे। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, R12 स्क्वायर होता है कूलाम के नियम में। फिर F, अब पहले आवेश पर देखिए, दूसरे के कारण तो बल ज्ञात हो गया, तीसरे के कारण क्या बल होता है, F13 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद पहले आवेश पर चौथे के कारण क्या बल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर। इसी प्रकार से डैश पहले आवेश पर लास्ट वाले यानी 90वें आवेश के द्वारा लगने वाला जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। अब देखिए, ये क्रमशः लगने वाला बल है, यानी पहले आवेश पर समस्त आवेशों के द्वारा क्रमशः लगने वाला बल है कूलाम के नियम से। अब हम क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत या अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समस्त बल होगा वेक्टर F, ये क्या होगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर प्लस ... करेंगे ... प्लस
वेक्टर F1n, ठीक है ना। इसी प्रकार से यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है ना। तो यहाँ पर जब लगाएंगे कितना हो जाएगा, सब में अगर हम इसको वेक्टर बनाएंगे, अगर किसी एक को वेक्टर ऐसे इसको वेक्टर बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर r12, ठीक है। अगर ये वेक्टर बना तो यहाँ पर r12 वेक्टर आ जाएगा। इसी प्रकार सब में आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, F12 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r12 का स्क्वायर। अब ये वेक्टर लगेगा तो वेक्टर r12 अभी हमने बताया आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन r13 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r13 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q4 अपॉन r14 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r14 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन r1n का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r1n, ठीक है ना। इस प्रकार से इतना ज्ञात हो गया, अध्यारोपण के सिद्धांत से है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से इतना तो ज्ञात हो गया। अब हम थोड़ा सा और ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा और जो बाकी उसमें आपको ये क्या करना है कि अब सब में से आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेना है। तो आप इतना ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा। वीडियो को प्रीवियस से फॉरवर्ड करके आप इतना बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को आप प्रीवियस करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो अंततः जो हमारा बल होगा वेक्टर F, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन मिलेगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, और देखिए Q1 भी सब में कॉमन है, सब में Q1 दिया हुआ है, तो Q1 को भी क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक। Q1 को भी हम बाहर कर लिए। अब फिर उसके बाद बचा क्या हमारा, Q2 अपॉन r12 का होल स्क्वायर, फिर वेक्टर r12, फिर उसके बाद Q3 अपॉन r13 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r13। इसी प्रकार से डॉट 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 Qn अपॉन r1n का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r1n। यही बचा ना। और यही हमारा क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल है। ये आप नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार करिए। और आप इसे ज़रूर नोट करिएगा, चाहे वीडियो को आप पॉज करके नोट करिए, चाहे वीडियो को प्रीवियस करके नोट करिए, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो में स्टार्टिंग में कटा हुआ कुछ मतलब नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने अभी एडजस्ट कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगले टॉपिक पे बात करता हूँ, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र के विषय में हम अधिक गहराई से पढ़ेंगे ना। तो अगला है हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोग को पता होगा क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बता दिया था, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, जैसे कोई हम आवेश ले रहे हैं, कोई आवेश है Q, ठीक है। अब इस आवेश के कारण एक सर्कुलर, ऐसे मैं एक सरफेस बना दे रहा हूँ, पृष्ठ, यानी इसके चारों ओर इतनी दूरी पर हम बल का अनुभव करेंगे और इसके आगे बल का अनुभव नहीं करेंगे। तो जहाँ तक हम बल का अनुभव करेंगे वही इसका एरिया होगा, वही इसका क्षेत्र होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप किसी बल का अनुभव किया जा सके या जिसके अंतर्गत किसी बल का अनुभव किया जा सके, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये आवेश है, अब कोई एकांक आवेश परीक्षण आवेश को लाते हैं और ला करके हम परीक्षण करते हैं,
तो मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। कितनी दूरी है? r है। कोई आवेश लाया गया, एकांक आवेश है। एकांक आवेश का मतलब 1 कूलम। हमेशा परीक्षण के लिए एकांक आवेश लेते हैं जो कि 1 कूलम होता है, ठीक है ना। क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया है केंद्र पर गोले के, और इस बिंदु P पर प्रैक्टिकल पॉइंट पर 1 कूलम यानी एकांक परीक्षण आवेश को लाया गया और यह बल का अनुभव करने लगा। जब यह इस पॉइंट के पहले था तो बल का अनुभव नहीं कर रहा था। जब पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के करीब आया और इससे आगे जा रहा है तो बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। यानी यह वैद्युत क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ है, ठीक है ना। यह वैद्युत क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक ना। Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यही वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र है। यानी इस आवेश के कारण इतना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इतना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जिसका परिमाण कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर है, ठीक। अब अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट पर प्रैक्टिकल चार्ज की जगह यानी परीक्षण आवेश की जगह क्या करते हैं? जैसे एक आवेश Q रखा गया, दूसरा आवेश ले रहे हैं Q डैश, इसको ला रहे हैं। एक आवेश Q रखा है, दूसरा आवेश Q डैश ला रहे हैं, इसको जब ला रहे हैं, अब यहाँ पर इनके बीच में जो बल का अनुभव होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। यानी ये होता है विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है ना। अब इनके कारण जो बल होगा कूलाम के नियम से सबको पता है कि कितना होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि सर वहाँ पर Q1 Q2 लिखवाए थे, यहाँ पर Q डैश क्यों है? जी हाँ, कूलाम का नियम लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वही हम लिखेंगे ना। पहले क्या था? आवेश Q1 Q2 था। अब यहाँ पर आवेश प्लस Q और Q डैश है, ठीक है ना। यहाँ पर बल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करते हैं? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये फार्मूला फिर से नीचे बन जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर इंटू Q डैश, यही होगा ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? F बराबर ये इतना किसका वैल्यू है? E का वैल्यू है। अभी यहाँ पर दिया गया है E का वैल्यू यही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q डैश है ही। तो Q डैश को हम अगर स्वतंत्र माने यानी कोई भी आवेश मान लें, एग्जैक्ट चार्ज मानते हैं, तो यह बराबर QE या कैपिटल QE, यह हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के बीच संबंध यही होता है, यह बराबर QE होता है। यह आप नोट करिएगा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के बीच संबंध यह बराबर QE होता है। अगर कहीं ऑप्शन में ऑप्शनल क्वेश्चन कहीं दिया हो तो यही वाला ऑप्शन आप टिक करिएगा, कोई और नहीं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए। इसका डेफिनेशन हमने आपको लिखवाया है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है और विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल हमने पढ़ लिया, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र के बाद कौन सा टॉपिक होगा हमारा? बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आपको कैसे नोट करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके विषय में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा करके विद्युत क्षेत्र का, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 ... Qn दिए गए हैं, जो एक
एक परीक्षण बिंदु P से क्रमशः R1P, R2P, R3P, R4P, R5P RNP दूरी पर रखे गए हैं। अब ये कैसे ज्ञात होगा, इसको मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बनाया गया है। यहाँ पर हमारा पहला आवेश Q1 है, ये दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है, इसी प्रकार से चौथा आवेश Q4 होगा और जो आखिरी वाला हमारा आवेश होगा वो Qn होगा। और यहाँ पर एक परीक्षण बिंदु P ले रहे हैं, ठीक है, परीक्षण बिंदु P ले रहे हैं, ठीक ना। आप यहाँ से इसकी दूरी जो होगी Q1 से P की R1P और दूसरे आवेश की जो दूरी होगी वो R2P होगा, तीसरे आवेश की दूरी R3P होगा, चौथे आवेश की दूरी R4P होगा, पांचवें की दूरी R5P होगा, छठवें की दूरी R6P होगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, nवें आवेश की दूरी RNP होगा, ठीक है ना। ये हमारा निकाय बन गया, सॉरी माफ करिएगा ये गलती हो गया, ये हमारा सिस्टम बन गया निकाय, ठीक है ना। अब सिस्टम बन गया। अब हम क्या करते हैं, Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, यानी Q1 के कारण जो P पर विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम E1 से दर्शाते हैं ना, E1 से दर्शाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर, ठीक है ना। R1P का स्क्वायर, R1P क्या है, पहले आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी है। और फिर उसके बाद Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से E3 का कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P का होल स्क्वायर। और ऐसे ही चौथे का, पाँचवें का, फिर लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन RNP का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहले, दूसरे, तीसरे सभी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से अब समस्त के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कितना हो जाएगा, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वेक्टर आ गया, तो वेक्टर आने पर क्या करते हैं, यह E1 को जब वेक्टर E1 करेंगे तो यहाँ पर हमें वेक्टर R1P लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये किसके लिए, सदिश राशि बन रहा है तो दिशा दर्शाने के लिए किसी एक राशि की आवश्यकता होगी। जब यहाँ पर इसे वेक्टर E1 करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर R1P आ जाएगा, ठीक है। सब में कर लेते हैं, वेक्टर E बराबर, देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है कि नहीं, कॉमन है ही, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। अब जो बचा उसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R1P, क्योंकि हमने अभी भी बताया ना कि जो भी रहेगा वेक्टर के कारण इन सब में क्या हो जाएगा, वेक्टर R1P वेक्टर R2P इसी प्रकार से लगता चला जाएगा। Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर
2p, फिर Q3 अपॉन R 3p का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R 3p प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से Qn अपॉन R n p का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R n p। ठीक है, हो गया ना। तो ये हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन है। अब वीडियो को चाहे प्रीवियस कर लीजिएगा चाहे स्टॉप कर लीजिएगा, आपको ये पॉइंट नोट जरूर करना है, इतना आपको तैयार करना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमने आज पढ़ाया और जो मैंने कल पढ़ाया था वो सभी आपका नोट्स होना चाहिए, सब तैयार होना चाहिए। ठीक है, पूरा नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए।